नमस्कार भैया सभी को, मैं अर्पित शर्मा निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना ये जो आज का सेशन है बेटा करंट अफेयर्स का, ठीक है। अब तक हमारे क्या चल रहा था, अब तक हमारे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास चल रही थी, बट आज से आपके लिए ये स्पेशल प्रीमियर रखा गया है। जो बच्चे AIATC या SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्पेशल रूप से इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो सेशन होने वाला है आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये आपका स्कोर डिसाइडिंग सेशन नहीं है, ये आपका सिलेक्शन डिसाइडिंग सेशन है। क्यों? क्यों कह रहा हूं बेटा मैं ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कभी देखते होंगे, कभी नोट करते होंगे कि भैया लोग क्या होते हैं, कई लोग 3 नंबर से, कई लोग 4 नंबर से, कई लोग 5 नंबर से इस तरीके से रह जाते हैं और वो बाद में फिर रिग्रेट करते हैं कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता मैं तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन उस रिग्रेशन की जगह अगर वो बच्चा अच्छे से तैयारी करता, ठीक है, उसको प्लान, देखिए 2 तरीके के वर्क होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, एक होता है आपके हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर वर्क स्मार्टली किया जाए ना तो आपकी जो सिलेक्शन है वो होते आपके देर नहीं लगती, ठीक है। उस स्मार्ट वर्क का ही हिस्सा है बेटा जीके जीएस का सेशन। जीके जीएस का सेशन आपके भले ही स्कोर को बढ़ाने वाला सब्जेक्ट ना हो, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है बेटा जो फाइनली आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। जिस बच्चे का स्कोर जीके जीएस में अच्छा हो जाता है वो अपना सिलेक्शन ले जाता है, और जिस बच्चे का जीके जीएस में स्कोर कम रह जाता है वो बच्चा रह जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार सेशन को अटेंड कीजिए, ठीक है। अपना अब तक लाइव सेशन चल रहा था, आज से अपना प्रीमियर सेशन स्टार्ट हो रहा है। और जो प्रीमियर सेशन है इसमें हम आपके लिए, अब देखिए लाइव सेशन में और प्रीमियर सेशन में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लाइव सेशन में बेटा हम रैंडमली 1 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस जो है ना उनको आपको पिक करके आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने जैसा कि कहा आपको टारगेट बेस्ड स्टडी कराई जाएगी, सिलेक्शन के पर्पज से स्टडी कराई जाएगी। तो यहां पर हम लोग एक प्लानिंग से चलेंगे। कैसी प्लानिंग? हम लोग यहां पर 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2020 से अब तक, जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लास्ट तक जो करंट अफेयर बनते हैं वो सभी करंट अफेयर हम लोग हमारे यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। उन करंट अफेयर्स को यहां पर कवर किया जाएगा। अभी से क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन आ रहा है पहला आपके सामने। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, तो लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। The central government has accepted the recommendation of keeping the current annually family income limit for the economically weaker section as how many lakhs of the following। यानी कि हिंदी में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो कैटेगरी निकाली थी गवर्नमेंट ने, EWS कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी थी, उसमें 10% आरक्षण दिया गया था। 2019 के ये जो कैटेगरी है ये 2019 के आपके जनवरी में निकाली गई थी, ठीक है। अलग से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और जनरल कैटेगरी में आता है उन व्यक्तियों को इसमें 10% आरक्षण दिया गया था। तो उसमें यह था कि भैया मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा निम्नलिखित में से कितने लाख रुपए रखने की सिफारिश को मान लिया है। यानी कि इन द सेंस में अगर सीधे सीधे तरीके से पूछूं तो कितने रुपए इनकम वाली जो फैमिली है वो EWS में काउंट होंगी। तो याद रखिएगा बेटा, वो फैमिली जिनकी ईयरली इनकम, देखिए जिनकी ईयरली इनकम क्या है जी, जिनकी ईयरली इनकम 8 लाख रुपए या इससे कम है, 8 लाख रुपए या इससे कम है, उन लोगों को क्या दिया जाएगा? उन लोगों को EWS कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण में मौका दिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा 10% आरक्षण है, 2019 जनवरी 2019 की ये योजना है, और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन जिसको बोलते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो EWS कैटेगरी के लिए ही किया गया था।
इससे पहले भारत में आरक्षण का जो प्रावधान है वो 50% का था, अब ये प्रावधान बढ़कर 60% हो चुका है, ठीक है। और 8 लाख रुपए डिसाइड किए गए हैं, किसमें? 8 लाख रुपए डिसाइड किए गए हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, यानी कि वो फैमिली जिनकी नेट इनकम, देखिए यहां पर बात नेट इनकम की नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। नेट इनकम की बात नहीं है यहां पर बात है ग्रॉस इनकम की। ग्रॉस इनकम यानी कि आपकी उपार्जित आय, उस उपार्जित आय में से सभी खर्चों को काटने के बाद में जो आय बचती है उसको नेट इनकम कहा जाता है। तो यहां पर उपार्जित आय की बात हो रही है, शुद्ध आय की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस इनकम, नॉट अबाउट नेट इनकम, ठीक है। तो नेट इनकम नहीं, ग्रॉस इनकम। और ग्रॉस इनकम कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए। इस पर 3 सदस्यीय समिति बनाई थी केंद्र सरकार ने हाल ही में, मतलब पिछले वर्ष 2021 में, और उस 3 सदस्यीय समिति ने क्या की है, ये सिफारिश की है कि जो इसकी सीमा है ईडब्ल्यूएस की, वो ग्रॉस 8 लाख रुपीस होनी चाहिए, यानी कि टोटल कितना कमाया। और याद रखिएगा नेट इनकम ग्रॉस इनकम से कम होती है, ठीक है। ग्रॉस इनकम 8 लाख रुपए होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? वो कौन सा स्टेट है इंडिया का फर्स्ट जो एलपीजी युक्त 100% क्या एलपीजी युक्त और 100% धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो भैया फटाफट से बताते चलिए आप लोग भी, अब हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए भारत का वो जो राज्य है जो क्या बना है, जो 100% एलपीजी युक्त और 100% धुआं मुक्त बना है, वो राज्य है आपके, बताते चलिए कमेंट बॉक्स में साथ में सभी लोग। वो आपके बनाए भैया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और 100% एलपीजी युक्त राज्य बना है। इसका मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश के सभी घरों में, हिमाचल प्रदेश के सभी घरों में 100% घरेलू गैस सिलेंडर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर सभी घरों में जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, ठीक है। सभी महिलाओं के पास में, गृहिणियों के पास में घरेलू सिलेंडर है। अच्छा, ये घरेलू सिलेंडर लगाने की जो योजना है केंद्र सरकार की, उसको किस नाम से जाना जाता है? केंद्र सरकार की जो घरेलू गैस सिलेंडर की वितरण की योजना है उसे उज्ज्वला योजना, किस नाम से जानते हैं उसे? उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हैं। और हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत भी की गई है। कहां से की गई है? उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत आपके उत्तर प्रदेश से की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से एलपीजी राज्य कौन सा बन गया है? पूर्ण रूप से पहला एलपीजी राज्य हिमाचल प्रदेश। और ऑब्वियसली अगर एलपीजी सिलेंडर होंगे तो धुआं होगा क्या? लकड़ी जलाने से धुआं होता है, वो नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? उज्ज्वला योजना। और हाल ही में मार्च 2020 में उज्ज्वला योजना 2.0 की, मार्च नहीं सॉरी जनवरी 2020 में ही शुरू की गई थी। उज्ज्वला 2.0 कहां से शुरू की गई है? ये आपके उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन सी बन गई है? जो बेटा अभी भी जिनको नहीं पता है उनको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, हम लोग अब टारगेट बेस्ड चल रहे हैं, हम लोग मंथली आगे बढ़ेंगे। अभी हम जनवरी 2022 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और लास्ट तक हम जुलाई तक के करंट अफेयर्स यहां पर कवर करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है यहां पर? इंपॉर्टेंसी की। इंपॉर्टेंसी किस क्वेश्चन की है? जो आपके उल हुजूल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, वो आपको यहां पर नहीं करवाए जाएंगे। यहां पर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इसलिए यही फर्क है बेटा निम्बस के प्लेटफॉर्म में और बाकी अदर प्लेटफॉर्म में, यही फर्क है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं, अपने करंट अफेयर्स पढ़कर एग्जाम देकर आए हैं, वो एक बार अंतर जरूर महसूस कीजिएगा। हम लोग आपको वो क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में आते हैं।
एक बार आप अगर विश्वास नहीं करें तो पुराने करंट अफेयर्स के सेशन उठा लीजिए और अभी जो हाल ही में पेपर हुए हैं उन पेपर्स को उठा लीजिए और देखिए भैया, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मिलना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप इस बात का विश्वास करें या नहीं करें, करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलना बेटा मतलब बड़े से समुद्र में से एक स्पेशल मछली जिस पर आपने मार्क किया था उस मछली को ढूंढने के बराबर है। एक मछली जी लीजिए, उस पर मार्क लगा दीजिए और उसको समुद्र में छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप चले जाइए उस समुद्र में उस मछली को ढूंढने के लिए। अगर वो आपको मछली मिल गई तो ये आपका लक है, ठीक है। बिल्कुल इसी तर्ज पर चलता है करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं। पूरे साल का अनुमान लगाएं तो पूरे साल में बनते हैं 36,500। उन 36,500 क्वेश्चन में से आते कितने क्वेश्चन है आपके एग्जाम में? मुश्किल से 3 या 4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि एक समुद्र में से उस मछली को ढूंढने के बराबर है जिस पर आपने मार्क लगाया है। और ये कोशिश इंजीनियर्स एकेडमी हमेशा करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन सी बन गई है? फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, यानी कि ऐसा कोर्ट जहां पर सारी प्रक्रिया डिजिटल रूप से की जाएगी, वहां पर कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सारी प्रक्रिया किसके द्वारा? सारी की सारी प्रक्रिया आपके पेपर पर नहीं की जाए, मतलब सारी की सारी प्रक्रिया आपके डिजिटल रूप से की जाएगी, कागज का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा सुविधा प्रोवाइड करने वाला भारत का जो पहला कोर्ट बन गया है वो बन गया है आपके केरला हाई कोर्ट। जो केरला हाई कोर्ट है वो पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है भारत का पहला। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौन? सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जस्टिस कितना है भैया? 34+1 है। 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। इन 34 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश हैं, बहुत चर्चित न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ जो है वो केरला हाईकोर्ट जो है उसका उद्घाटन किया है उन्होंने नई तरीके से, नए सिरे से, जिसमें सारा का सारा वर्क जो है वो पेपरलेस किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, केरल के नाम से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आपको यहां पर करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो बेसिक जीके बनती है वो भी कराएंगे। केरल जो है वो पुरानी एक रियासत हुआ करता था जिसका नाम था त्रावणकोर, और त्रावणकोर रियासत थी जिसने भारत से अलग होने की घोषणा भी कर दी थी। कब? आजादी के समय पर। आजादी के समय भारतीय रियासतों को चॉइस दी गई थी कि इफ यू वांट टू कम इन इंडिया देन मर्ज योरसेल्फ इन इंडिया, इफ यू वांट टू गो विद पाकिस्तान देन मर्ज योरसेल्फ विद पाकिस्तान, इफ यू वांट टू एंड इफ यू वांट टू बिकम फ्री देन अनाउंस योरसेल्फ एज अ फ्री स्टेट। तो तमिलनाडु ने, जो तमिलनाडु नहीं सॉरी त्रावणकोर है, त्रावणकोर ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लेकिन वहां की जनता विरोध पर उतर आई तो मात्र एक दिन में वहां के राजा को अपना फैसला बदलना पड़ा और वहां के राजा ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। तो त्रावणकोर भारत के साथ विलय करने वाली भारत की पहली रियासत भी बना था, यानी कि आज का केरल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? बताइए भैया, फटाफट बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? राहुल सचदेवा, प्रकाश मल्होत्रा, प्रमोद अग्निहोत्री या विनय कुमार त्रिपाठी? तो भैया देखिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो 1982 बैच के IRES अधिकारी हैं, IRES अधिकारी हैं और ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। IIT रुड़की से, भारत की सबसे चर्चित संस्थानों में से एक है IIT रुड़की, वहां से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की
उसके बाद में भारतीय सिविल सेवा का एग्जाम क्लियर किया, IRES इनको डिपार्टमेंट मिला, उसमें अब ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? विनय कुमार निगम। इससे पहले ये रेलवे बोर्ड के डिप्टी हेड थे, इससे पहले रेलवे बोर्ड के डिप्टी हेड थे, अब ये हेड बन गए हैं। अच्छा, विनय कुमार निगम ने स्थान किसका लिया है? तो विनय कुमार निगम ने भैया स्थान लिया है, नाम याद रखिएगा, सुनीत शर्मा का। किसका स्थान लिया है? सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has become the first company in the world to have a market value of $3 trillion? $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? एप्पल, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए, हम यहां पर आंसर बताते हैं। तो देखिए, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की जो पहली कंपनी बनी है उस कंपनी का नाम है एप्पल, यानी कि इसने पूरे ऑल ओवर मार्केट में $3 ट्रिलियन का जो कैपिटल है, जो राशि है, वो अर्न की है। ठीक है ना, $3 ट्रिलियन की संपत्ति है किसके पास में? एप्पल के पास में। इसकी ब्रांड वैल्यू को मिलाकर, याद रखिएगा, ब्रांड वैल्यू इसमें चीज होती है। ठीक है, इसकी ब्रांड वैल्यू जो है ट्विटर की, वो एप्पल की, वो कितनी हो गई है? $3 ट्रिलियन हो गई है। वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी है $3 ट्रिलियन की। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जिसकी मार्केट कैपिटल जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है? याद रखिएगा, भारत की उस कंपनी का नाम है टाटा। जी हां, टाटा कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अच्छा, इसकी टाटा की जो वैल्यू है वो लगभग $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन की है। और इसके अलावा कई बच्चे आंसर दे देते हैं इसमें कि सर रिलायंस है या अडानी इंडस्ट्रीज है। जी नहीं, अडानी या अंबानी जो है वो पैसा कमाने में भारत में सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के मामले में जो कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी सबसे ज्यादा इज्जत रखती है वो टाटा कंपनी है। एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? एप्पल की स्थापना की गई थी बेटा स्टीव जॉब्स के द्वारा। और हाल में वर्तमान में एप्पल के CEO कौन है? वर्तमान में एप्पल के CEO हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक एप्पल के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? फटाफट से बताइए भैया, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? कौन है भैया आयुष मंत्रालय के मंत्री? तो देखिए, आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं असम के पूर्व से, हाँ ये रहे ना, ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और ये वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री भी हैं। अच्छा, आयुष मंत्रालय चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष आहार नाम से योजना शुरू की गई है। इस आयुष आहार योजना में भारत से कुपोषण को मिटाने का संकल्प लिया गया है। कुपोषण का मतलब बेटा, जब किसी बच्चे को पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, उस न्यूट्रिशंस ना मिलने को ही कुपोषण या आपके हंगर कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में
विश्व भुखमरी सूचकांक में भी भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे है बेटा, बहुत नीचे आता है भारत। जबकि भारत पूरे वर्ल्ड में अपनी जरूरत का जितना अनाज चाहिए होता है उस अनाज का 2 गुना उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी भारत जो है वो किस में आता है, फिर भी भारत कुपोषित देशों की सूची में आता है। ऐसे में कुपोषण को समाप्त करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें आयुष मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना है, आयुष आहार है। अच्छा, आयुष मंत्रालय जो है इसमें हर वर्ड का अपना मतलब है। ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है बेटा योगा एवं नेचुरोपैथी, योगा एवं नेचुरोपैथी। यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्धा और एच का मतलब है होम्योपैथी। इन सभी पारंपरिक चिकित्सा के, देखिए एलोपैथी का डेवलपमेंट तो अपने आप हो गया भैया, इस बात में कोई शंका दिक्कत दो राय नहीं है, और एलोपैथी ही सबसे ज्यादा चर्चित जो तरीके हैं इलाज के उनमें हैं। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं इलाज के, उनमें जो चीजें आती हैं वो सारी की सारी ये हैं, और इनका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने, और याद रखिएगा आयुष मंत्रालय कोई पुराना मंत्रालय नहीं है कि भैया आजादी के टाइम से चलता आ रहा हो, जी नहीं। आयुष मंत्रालय की स्थापना साल 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आगमन पर ही हुई थी। गंगा सफाई मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, ये 2 नए मंत्रालय जो हैं वो स्थापित किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किस शहर में रखी गई है? बताते रहिए आंसर, सब लोगों के आंसर आते रहने चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय? तो देखिए भैया, मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो बात कही गई है वो कहां पर कही गई है? वो मेरठ में स्थापित होगा। और मेरठ कहां पर पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े, विश्व के सबसे महानतम खिलाड़ी थे। जो हैसियत क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और डोनाल्ड ब्रैडमैन रखते हैं, वही हैसियत हॉकी के मामले में मेजर ध्यानचंद रखते हैं। अच्छा, मेजर ध्यानचंद जो है, इनके नाम से मतलब क्लियर हो रहा है भैया, मेजर, आर्मी में मेजर थे। और इनकी वतन परस्ती का एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, अपने देशभक्ति का। म्यूनिख में ओलंपिक चल रहे थे जर्मनी में, वहां पर मेजर ध्यानचंद भारतीय टीम की तरफ से खेलने गए हुए थे। उन ओलंपिक्स को देखने के लिए उस समय का सबसे क्रूर तानाशाह कौन? अडोल्फ हिटलर आया हुआ था। अडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद का खेल देखा और वो वहीं हक्का बक्का रह गया कि भैया कि कोई आदमी इतनी अच्छी हॉकी कैसे खेल सकता है। वो इस बात से शॉक्ड रह गया। गेम खत्म हुआ, भारत ने उस गेम में जर्मनी को ही हराया था, 12-1 से हराया था, जिसमें से 10 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए। 10 गोल, देख सोचिए बेटा, क्रिकेट का जो वनडे मैच होता है ना, क्रिकेट के वनडे मैच में डबल नहीं ट्रिपल सेंचुरी लगाने जितना ही है। ठीक है, सुनने में इजी लगता होगा पर वास्तविकता में बहुत टफ होता है। तो भैया वो हक्का बक्का रह गया। हिटलर आया मेजर ध्यानचंद के पास में, ये बोले, हिटलर बोला कि आपने बहुत अच्छा खेला, यू प्लेड रियली वेल, वुड यू लाइक टू ज्वाइन जर्मन टीम एज वेल जर्मन आर्मी? क्या आप जर्मनी की टीम को लीड करोगे? हम आपको जर्मनी की सेना में सर्वोच्च पद देंगे और आपको हमारे देश में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ऐसा कमिट किया किसने? ऐसा कमिट किया हिटलर ने। मेजर ध्यानचंद ने कहा सॉरी, माई फेथ इज नॉट सेलेबल, मेरी जो वफादारी है वो बिकाऊ नहीं है। ये मेजर ध्यानचंद की हिम्मत भी थी और मेजर ध्यानचंद का ये देशभक्ति भी थी। सोचिए, विश्व के सबसे क्रूर तानाशाह को ये जवाब दिया जा रहा है उस समय के, क्या कि मेरा जो मतलब देशभक्ति है वो बिकाऊ नहीं है। ठीक है, ऐसा वो विश्व उस समय के तानाशाह को कह रहे हैं। ठीक है, तो सच में बहुत महान हस्ती थे हमारे मेजर ध्यानचंद। और आपको पता हो तो लास्ट ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। किसका नाम? जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसी का नाम। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटर्म चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट ओन्ड ओएनजीसी की जो नई प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है, जो नई चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, जो उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन हैं, वो किसे बनाया गया है भैया? फटाफट से बताइए। चलिए देख लीजिए, रोशनी नाडर, सौम्य स्वामीनाथन, सुचित्रा इला और अलका मित्तल। तो देखिए भैया, इसका रियल आंसर है क्या? डी, अलका मित्तल। अलका मित्तल को क्या बनाया गया है? ओएनजीसी का डायरेक्टर। ओएनजीसी का पूरा नाम, सॉरी डायरेक्टर नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। याद रखिए, ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और भारत की जितनी भी पेट्रोलियम और गैसीय कंपनियां हैं वो ओएनजीसी के अंडर में ही आती हैं। इससे पहले अलका मित्तल 2018 में ओएनजीसी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई थी अलका मित्तल। अलका मित्तल कौन है भैया? अलका मित्तल 1985 की आईएएस अधिकारी हैं, जिनको स्टार्टिंग से पोस्टिंग किसमें मिली हुई है? जिनको स्टार्टिंग से पोस्टिंग आपके ओएनजीसी में ही मिली हुई है। याद रखिएगा, अलका मित्तल को ओएनजीसी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? यानी कि जो सेंसस है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सेंसस 2021 टिल विच ऑफ द फॉलोइंग। कब तक के लिए किया है भैया ये फैसला? तो याद रखिए, केंद्र सरकार ने यह फैसला जनवरी महीने में लिया था। और कब तक के लिए लिया है? इस फैसले को लिया गया है सितंबर 2022 तक के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक 10 वर्ष में क्या की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। सेंसस जो होती है वो की जाती है। पहली बार 1872 में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पर। और उसके बाद 1881 से अब तक ये प्रत्येक 10 सालों में होती है। और 1881 में की गई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। लास्ट जनगणना के जो आंकड़े हैं वो 2011 में जारी किए गए थे। अब 2021 में आने थे वो आंकड़े। लेकिन बेटा क्या हुआ, जनगणना के आंकड़े आने से पहले ही एक नया मेहमान, बिन बुलाया मेहमान अपने यहां पर आ गया।
और जिसको नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया कोविड। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला 2019 में चाइना में आया और धीरे धीरे पांव पसारने लगा। 2020 में कोविड जो है वो भारत में भी आ गया। पूरे विश्व में बहुत तबाही मचाई है भैया इस कोविड ने। इस कोविड ने कई देशों को बिकने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको परसों ही समझाया था। कौन सा? श्रीलंका। याद रखिएगा, श्रीलंका के बर्बादी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो खुद चाइना है। पहले तो लोन दे दिया, उसके बाद में कोविड भेज दिया। श्रीलंका की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता था? श्रीलंका की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा आता था आपके जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहां से। कोविड के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। वहां की गवर्नमेंट के पास में टैक्स से पैसा नहीं आया, गवर्नमेंट टैक्स चुकाने के लायक नहीं रही। और अभी परसों के ही दिन बताया था मैंने आपको, और परसों के ही दिन श्रीलंका की जो सरकार है, वहां का जो ऑफिस है, राष्ट्रपति भवन है, उस पर जनता ने कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश छोड़ के भाग चुके हैं। वहां के प्रधानमंत्री विक्रम रानिलसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। मतलब ये हालत थी वहां के लोगों की, श्रीलंका के लोगों की, कि उनके पास में पेट्रोल नहीं है। श्रीलंका के पास में पेट्रोल नहीं है। श्रीलंका के पास में वहां के जो लोग हैं वो पैदल प्रदर्शन स्थान तक पहुंचे और वहां से उन्होंने कूच कर दिया राष्ट्रपति भवन की तरफ। ठीक है, बहुत मैं सच बता रहा हूं भैया, भगवान कभी किसी को श्रीलंका जैसे दिन नहीं दिखाए जैसे दिन आज श्रीलंका देख रहा है। हम यहां पर बैठकर बड़ी आसानी से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर मैं सच बताऊं ना बेटा, अगर यही कंडीशन हम लोगों पर गुजर रही होती ना, तो तभी पता चलता हमको कि वो किस तरीके से जी रहे हैं बेचारे। ठीक है, चलिए, तो भैया क्यों नहीं हुई? तो ये देखिए, जनगणना होनी कब थी? जनगणना होनी थी जुलाई 2020 से सितंबर 2020 के बीच में होनी थी। इसका पहला फेज, फर्स्ट फेज होना था जुलाई 2020 से सितंबर 2020 के बीच में, पर कोविड के कारण ये चीज नहीं हो पाई। अच्छा हाँ, इसी में ही ये तय किया गया था कि क्या बनाया जाएगा? एनपीआर तैयार किया जाएगा, नेशनल पीपल्स रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर नो सीएए, नो एनपीआर, नो एनआरसी। ठीक है ना, ये एनआरसी जो है ना वो एनपीआर के आधार पर ही होने वाली थी। ठीक है, तो लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। जुलाई 2020 से सितंबर 2020 में होना था, 2021 में आंकड़े आने थे, नहीं हो पाया। कब होना था फिर ये बाद में? ये बाद में ये तय किया गया जुलाई 2020 में कि भैया इसको हम लोग 2021 में कर लेंगे। कब करेंगे? हम इसको जून 2021 में कर लेंगे, मई जून 2021 में। ठीक है, मई जून 2021 में भैया ये जो हालत है ना, इनसे भी बदतर हालत हो गए सेकंड लहर में तो। ठीक है, फिर उसके बाद में तय किया गया कि पोस्टपोन। फिर अब जनवरी में तय किया गया कि भैया सितंबर 2022 जो है, सितंबर 2022 से जनगणना का काम दोबारा शुरू किया जाएगा, सेंसस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? 102वां सदस्य। अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं, सबसे नवीनतम सदस्य तो नहीं है बेटा, हालांकि इसके बाद में भी जुड़ गया है, लेकिन जनवरी की खबर है। तो 102वां सदस्य ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन सा बना है? तो देखिए भैया, 102वां देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है एंटीगुआ और बारबूडा। एंटीगुआ और बारबूडा कहां पर पड़ते हैं? ये आपके वेस्ट इंडीज आइलैंड्स में पड़ते हैं। वेस्ट इंडीज जो आइलैंड्स पड़ते हैं आपके, उधर पड़ते हैं एंटीगुआ और बारबूडा। अच्छा, मेहुल चोकसी जो भाग कर गया है ना, जिस देश की नागरिकता ली है मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ही ली है। ठीक है, मेहुल चोकसी कौन? नीरव मोदी का मामा, जो उस 12,000 करोड़ के घोटाले में नीरव मोदी का पार्टनर भी है। तो एंटीगुआ जो है, एंटीगुआ और बारबूडा ने सदस्यता ली है ISA की, 102वां देश बना है। 101वां देश कौन सा था भैया इसका? बहुत विश्व का सबसे बड़ा देश USA। बड़ा देश का मतलब सबसे पावरफुल देश USA। 101वां देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का USA था। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, सोलर एनर्जी के बारे में
विदेश को सभी देशों को जागरूक करने के लिए एक संगठन तैयार हुआ था। ये संगठन किसकी देन माना जाता है? याद रखिएगा, ये ऐसा संगठन है जिसको भारत की देन माना जाता है। कौन? इस संगठन की जो स्थापना है वो भारत ने और फ्रांस ने मिलकर की थी, दो देशों ने मिलकर की थी। भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। और फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय के कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय थे फ्रांसवा ओलांद। फ्रांसवा ओलांद और नरेंद्र मोदी ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया, ठीक है, जिसमें देश धीरे 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 करके जुड़ते गए बाद में, ठीक है। ये ऐसा एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। कहां पर है भी इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जिसको हम जनरल भाषा में क्या कह देते हैं? गुड़गांव भी कह देते हैं। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, फ्रांस के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फ्रांसवा ओलांद। आज कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति? इमैनुअल मैक्रोन है। याद रखना, कहीं कई बच्चे ये समझ लें कि सर फ्रांसवा ओलांद बताया था सर ने, फ्रांसवा ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जी नहीं, वो पहले थे। अब कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं? केरल, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। आप आंसर बताइए, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो, जहां पनाह है। तो देखिए भैया, ये विकसित किए गए कहां के वैज्ञानिकों के द्वारा? ये विकसित किए गए बेटा केरल के वैज्ञानिकों के द्वारा। केरल के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विकसित किया है किसको? 5G माइक्रोवेव अवशोषक, 5G माइक्रोवेव एब्जॉर्वर्स को, जो केरल के वैज्ञानिकों ने विकसित किए हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं भैया? 5G माइक्रोवेव अवशोषक क्या करते हैं? ये माइक्रोवेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगें होती हैं उनसे बचाते हैं। और आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे बचाने का कार्य करते हैं ये। आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो कितनी हानिकारक होती हैं, हम जीवों के लिए भी, इंसानों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। तो 5G माइक्रोवेव अवशोषक का जो आविष्कार हुआ है वो कहां पर हुआ है? वो केरल में हुआ है, केरल के वैज्ञानिकों ने किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, कोरोना का IHU वेरिएंट किस देश में मिला था? बताइए भैया। भारत, अफ्रीका, अफ्रीका का मतलब दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और ब्रिटेन। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो देखिए, कोरोना का IHU वेरिएंट जो है ना बेटा, उसकी जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी फ्रांस में। फ्रांस का एक नागरिक था, वो कहां पर घूमकर आया था? वो अफ्रीकी देश। ज्यादातर देखिए बेटा, जो वायरस होते हैं ना, वो वायरस ज्यादातर अफ्रीका से ही फैलते हैं। फ्रांस का एक नागरिक था, वो घूमकर आया कहां? कैमरून, अफ्रीकी देश पड़ता है कैमरून। कैमरून घूमकर आया और उसमें कोरोना पॉजिटिव मिला। वो घूमकर आया, कोरोना पॉजिटिव मिला। अब तक जितने भी वायरस थे उन सब वायरसों में से किसी भी वायरस से उसका मैच नहीं हुआ, ठीक है। उन सब वेरिएंट में से किसी भी वेरिएंट से उसका मैच नहीं हुआ, तो इस वेरिएंट को नाम दे दिया गया IHU। और ये IHU जो था ना, B.1.640 का सब वेरिएंट बताया गया। इसे सब वेरिएंट बताया गया। हम लोगों ने परसों की क्लास में भी कोरोना के एक जो उसका म्यूटेट फॉर्म था, वेरिएंट था, उसकी बात की थी, आज भी कर रहे हैं। इससे पहले हम ओमिक्रॉन की भी चर्चा कर चुके हैं। थर्ड जो वेव आई थी वो ओमिक्रॉन के कारण आई थी।
और IHU किसका सब वेरिएंट था? B.1.640 का। और इसको जो नाम दिया गया IHU के अलावा, वो साइंटिफिक नेम क्या दिया गया? B.1.640.2। ये इसको साइंटिफिक नाम दिया गया। ये साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है कि IHU वेरिएंट का जो अन्य नाम था साइंटिफिक नाम, वो क्या था? ये था भैया B.1.640.2। और ये कहां पर मिला था? ये फ्रांस में मिला था। किस व्यक्ति में मिला था? वो फ्रांस का एक नागरिक था। कहां से घूम के आया था? कैमरून, अफ्रीकी देश कैमरून से घूम कर आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री हैं अपने कौन? श्री राजनाथ सिंह जी। उन्होंने एक सेंटर का उद्घाटन किया है जिसका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी बेटा? आप सभी को पता होगा, भारत की अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। और उन्हीं के नाम पर इस सेंटर को रखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है। यहां पर साइंस से संबंधित सभी की सभी खोज या स्पेस से संबंधित सभी की सभी खोज की जाएंगी। और इसमें स्पेशल बात क्या है? इस सेंटर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा एक उपग्रह बनाया गया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा एक उपग्रह बनाया गया था। बेटा सोचिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उपग्रह बनाया था जिसका नाम रखा गया था CUSAT। क्या नाम रखा था उसका? CUSAT। CU का मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सेट का मतलब सैटेलाइट। उपग्रह को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। इस CUSAT को भी इसी सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने भी आपको। जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अब जाते जाते आप लोगों से एक चीज पूछ के जा रहा हूं मैं, क्या भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर स्थापित की गई थी? आप लोगों को अब ये लास्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। हम देखेंगे और हम अगली वीडियो में सभी का नाम लेंगे। ठीक है, मिलेंगे बेटा आप लोगों से इसी समय पर कल दोबारा इसी प्रीमियर वीडियो के साथ। अपनी जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हमारी एक सीरीज चल रही है बेटा, स्पेशल सीरीज जिसका नाम है वार्तालाप, जिसमें आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है और बहुत इसमें इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं जो आपके फायदे की हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि उस सीरीज को आप अवश्य देखें। रात को 9 बजे से उसका प्रीमियर होता है, वो लाइव होती है सीरीज। आप सभी लोग उस सीरीज पर आइए, जुड़िए और अधिक से अधिक जानकारियां जो हैं वो एक्सचेंज कीजिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.